आज की क्लास बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कक्षा 9वीं के जितने भी बच्चे हैं आप लोगों को मैं ये बताने वाला हूँ कि कक्षा 9वीं में जो वार्षिक परीक्षा है, आपकी जो वार्षिक परीक्षा होने वाली है उसमें, और मध्य प्रदेश राज्य एमपी बोर्ड के सारे बच्चे, एमपी बोर्ड के सारे बच्चे कि जो वार्षिक परीक्षा होगी, वार्षिक परीक्षा में आपका जो हिंदी विषय का जो पेपर आएगा, हिंदी के पेपर का ब्लूप्रिंट लॉन्च हो चुका है। तो हिंदी विषय का ब्लूप्रिंट मैं पूरा बताने वाला हूं और रिड्यूस्ड सिलेबस भी बताऊंगा कि कौन कौन से पाठ कम किए गए हैं। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आप किस प्रकार आपको क्या क्या चीज़ पढ़ना है और कौन कौन सी चीज़ आप पढ़ोगे तो पेपर में कितने कितने नंबर की आएगी। पेपर का पूरा रणनीति, जिस प्रकार खजाने का एक नक्शा होता है, नक्शे की सहायता से हम खजाना प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार परीक्षा में 100 में से 100 नंबर लाने के लिए एक ब्लूप्रिंट होता है, वो एक रोड मैप होता है। वो हमको ये बताता है कि हमको किस प्रकार से हमारी तैयारी करना है। तो हम ये जानेंगे कि हमको क्या क्या पढ़ना है। आपका ब्लूप्रिंट थोड़ा ऊट पटांग टाइप दिया था, मैंने उसको तोड़ मरोड़ के बिल्कुल सरल शब्दों में यहाँ पर मैंने ब्लैक बोर्ड में, वाइट बोर्ड में मैंने लिख दिया हूँ। भले राइटिंग समझ में ना आए, लेकिन आप मैं यहाँ पर बोलूँगा तो आपको उसको सुन करके आपको कॉपी में लिखते जाना है। राइटिंग समझ में आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, लेकिन यहाँ पर आपको बारीकी से समझना है। मैं यहाँ पर जो कुछ भी बोलूँगा वो आपको लिखते हुए चलना है। कक्षा 9वीं का एमपी बोर्ड का ब्लूप्रिंट देखिए। और हिंदी विषय, हम साल भर गणित पढ़ते हैं तब भी गणित में उतने अच्छे नंबर नहीं आ पाते, साल भर विज्ञान पढ़ते नंबर नहीं आ पाते, लेकिन हिंदी एक ऐसा विषय है, गणित का पेपर भी 100 नंबर का होता है, हिंदी का पेपर भी 100 नंबर का होता है। दोनों के नंबर कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो हिंदी को पूरा ख़त्म करके रखा करो। कारण क्या है कि किसी कारण बस अगर अंग्रेजी में नंबर कम भी आए, है ना, अंग्रेजी में नंबर यदि आपके कम हो गए, विज्ञान में आपके नंबर कम हो गए, तो हिंदी में अगर आपने 100 में से 100 नंबर लेकर के आ गए तो इधर का जो परसेंटेज आपको गिरा गणित और अंग्रेजी से, है ना, वो कौन कवर कर लेता है? हिंदी कर लेता है। हिंदी एक प्रकार का स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, इसलिए हिंदी को पूरा पढ़ो। हिंदी में कम मेहनत लगती है और परिणाम ज़्यादा मिलता है बाकी अन्य विषय की अपेक्षा। गणित आप इतनी मेहनत करते हो, इतनी कोचिंग करते हो, ये करते हो वो करते हो, उसके बाद भी परिणाम की गारंटी नहीं होती, आ रहा नहीं आ रहा। लेकिन हिंदी ऐसा है कि कम में बम देने वाला है, इसलिए हिंदी को तो बिल्कुल ख़त्म करके ही रख लिया करो। कौन सा विषय? हिंदी विषय। इसको पूरा तैयार करके रख लो। जो जो चीज़ यहाँ पर पूछी जा रही है बिल्कुल अभी ख़त्म करके रख लो। सबसे पहले आपको हिंदी विषय की एक ब्रिज कोर्स की बुक मिली होगी। हिंदी विषय की आपको ब्रिज कोर्स की बुक मिली होगी। हिंदी विषय की कौन सी बुक? ब्रिज कोर्स की बुक आप लोग को मिली हुई होगी। तो हिंदी विषय का आपको जो ब्रिज कोर्स है, इस ब्रिज कोर्स से आपको जो पाठ के अंदर तत्सम तद्भव शब्द दिए थे, है ना, चंदा यानी तद्भव, चंदा का तत्सम चंद्र, है ना। प्रश्न मतलब ब्रिज कोर्स की जो बुक है उसके अंदर के जो पाठ है उसके पीछे जो प्रश्न उत्तर दिए रहते हैं वो वाले प्रश्न भी आएंगे पेपर में। तत्सम शब्द भी आएंगे, तद्भव शब्द भी आएंगे। क्या कौन से शब्द आएंगे? आपको तद्भव शब्द भी पेपर में पूछे जाएंगे। कौन से शब्द? तद्भव शब्द भी पेपर में पूछे जाएंगे। मुहावरे, आम के आम वो और गुठलियों के भी दाम, है ना, मुहावरे हो गया, है ना, कौन सा? अकल बढ़िया भैंस, मुहावरे। लोकत्या भी आएगी। एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार, है ना, ये नहीं, है ना, लोकत्या भी आएगी आपको। लेकिन काहे की लोकत्या? ब्रिज कोर्स की बुक की लोकत्या। ये सब ब्रिज कोर्स की बुक की मुहावरे, ब्रिज कोर्स की बुक की लोकत्या। ब्रिज कोर्स की बुक में अर्थ एवं प्रयोग, एक शब्द दिया रहता है, उस शब्द का आपको अर्थ लिखना पड़ता है और उसका वाक्य में प्रयोग करना पड़ता है। ब्रिज कोर्स की आपकी जो बुक है, आप जब पूरी ब्रिज कोर्स की बुक पढ़ करके तैयार करोगे तो ब्रिज कोर्स की बुक आपकी कुल 10 नंबर की है। आपका जो 100 नंबर का पेपर है, 100 नंबर के पेपर में 100 में से 10 नंबर का पोर्शन जो है वो आपका कहाँ से आएगा? ब्रिज कोर्स की बुक से पूछा जाएगा। कहाँ से पूछा जाएगा? ब्रिज कोर्स की बुक से पूछा जाएगा। इसके बाद इस ब्रिज कोर्स की 10 नंबर में से 2 प्रश्न आएंगे, 2-2 नंबर वाले, है ना, 2-2 नंबर वाले। 2 प्रश्न कितने नंबर वाले आएंगे? 2 नंबर वाले। जो क्वेश्चन 2 नंबर के है, 2 नंबर मिलेंगे जिन क्वेश्चन को हल करने में, उन क्वेश्चन को आपको 30 शब्द में लिखना पड़ेगा। 30 शब्द का मतलब होता है 3 से 4 लाइन में आपको लिखना पड़ेगा। ब्रिज कोर्स है ना, 2 प्रश्न आएंगे 2 अंक के और 2 प्रश्न आएंगे 3-3 अंक के। 3 नंबर के प्रश्न को आपको 5-6 लाइन आधे पेज तक आपको लिखना पड़ेगा। 3 प्रश्न कितने नंबर वाले आएंगे आपके? वो 2 प्रश्न आपके कितने नंबर के आएंगे? 3 नंबर के, 3-3 नंबर के।
दो प्रश्न कितने नंबर के, 3-3 नंबर के, और दो प्रश्न कितने नंबर के आएंगे, 2-2 नंबर के आएंगे। कहाँ में से आएंगे, ब्रिज कोर्स में से आपको आएंगे। अरे कहाँ में से आएंगे, ब्रिज कोर्स में से आएंगे। कहाँ से आएंगे, ब्रिज कोर्स में से आएंगे। इसके बाद अगला होता है हमारा पोर्शन पत्र का। अगला पोर्शन हमारा काय का है, पत्र का। पत्र लेकिन आएगा कहाँ से, आपका जो पत्र आएगा वो ब्रिज कोर्स की बुक से आएगा। कहाँ से आएगा, ब्रिज कोर्स की बुक में जितने भी लेटर दिए हैं, जितने भी पत्र दिए, पत्र हमेशा नए पेज से लिखे जाते हैं। सेवम श्रीमान लंका में वो सेवम श्रीमान प्रचार महोदय जी, सेवम श्रीमान प्रचार महोदय जी। पत्र जो आपका आएगा, पत्र आपका ब्रिज कोर्स की बुक से आएगा। और जो आपका पत्र आएगा, लेटर जो आएगा आपका हिंदी में लिखने के लिए, मित्र को बधाई पत्र हो गया, जे हो गया, वो हो गया, फलाना ढिमकाना फक्कड़, जो कुछ भी तुमको आएगा है ना, पत्र वगैरह जो कुछ भी तुमको आएगा, ये 5 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा, 5 नंबर का आएगा। सिस्टोमेटिक ढंग से लिखना पड़ेगा है ना। प्रति प्रचार कोमा प्रचार महोदय जी, स्कूल का नाम, विषय है ना, छुट्टी के लिए आवेदन पत्र है ना, ये पत्र 5 नंबर का आएगा। इसके बाद अपठित बोध कृतिका, आपको हिंदी में कृतिका की एक बोध दी गई होगी किताब, आपको हिंदी में कृतिका की एक क्षितिज किताब मिली है और दूसरी क्या मिली है, कृतिका मिली है। तो कृतिका बुक से वो एक अपठित बोध देगा, मतलब कि 5 लाइन का कोई पैराग्राफ दे देगा और उसके नीचे कुछ 5 क्वेश्चन लिखे रहेंगे और उन प्रश्नोत्तर को आपको उसी में से ढूंढ करके लिखना है। मतलब फ्री के नंबर है, वहीं पर उसको पढ़ करके उससे ढूंढ करके आपको उसके जवाब देना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप तैयार करके चल जाना। एनसीईआरटी की बुक में बहुत टफ वाले आपको अपठित बोध आते हैं, उनके उत्तर वहीं पर नहीं मिल पाते हैं, है ना। कृतिका वाली आपकी जो बुक है उससे आपको अपठित बोध आएगा। ये एक प्रश्न आएगा 5 नंबर का। एक प्रश्न कितने नंबर का आएगा, 5 नंबर का। 5 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। कहाँ से पूछा जाएगा, अपठित बोध कृतिका से पूछा जाएगा। क्लियर है। इसके बाद संकलित पाठों पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आपके हिंदी में जो पाठ आने वाले हैं, हिंदी में जो क्या आने वाले हैं, पाठ आने वाले, आपकी हिंदी की बुक है क्षितिज बुक, जो सिलेबस कम कर दिया गया है उनको छोड़ करके आपको जो बच्चे वाले जो पाठ है ना, उन पाठ के आपको सारांश याद कर लेना है, क्योंकि उन पाठ की जो कहानी है ना उसके अंदर से वो विकल्प बना करके पूछेगा। क्या बोला मैंने, पाठ के अंदर की कहानी में से विकल्प बना करके पूछेगा। और है ना, संकलित पाठों पर आधारित क्या आएंगे, आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। किस पर आधारित, संकलित पाठों पर आधारित, आपके जो पाठ है उस पर आधारित क्या आएंगे, आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, विकल्प आपके कितने नंबर के आएंगे, 5 नंबर के आएंगे। विकल्प कितने नंबर के आएंगे, 5 नंबर के आएंगे। 5 अंक के आपके 5 विकल्प पूछे जाएंगे। कितने अंक के, 5 अंक के 5 विकल्प पूछे जाएंगे। क्लियर है। आपको जो पाठ है, पाठ के अंदर में से आपके ऑब्जेक्टिव बन के आएंगे। अगला यहाँ पर आपका भाषा बोध। क्या बोला मैंने, भाषा बोध का मतलब होता है हिंदी व्याकरण। भाषा बोध का मतलब क्या होता है, हिंदी व्याकरण। अब देखो भाषा बोध में आपको क्या क्या पढ़ना है, आपकी जो गाइड दी होगी हिंदी की उससे भी आप पढ़ सकते हो, आप बुक से भी तैयारी कर सकते हो। उपसर्ग आएगा। उपसर्ग किसको बोलते हैं, ऐसे शब्द जो शुरू में जुड़े होते हैं, है ना, जिस सम धन मान बराबर सम्मान, जो ऐसे शब्द जो किसी शब्द के शुरू में जुड़ते हैं उसको अपन उपसर्ग बोलते हैं। उपसर्ग आपको पूरे पढ़ना पड़ेगा। प्रत्यय जो लास्ट में जुड़ते हैं, दूध धन वाला बराबर दूध वाला, सब्जी धन वाला बराबर सब्जी वाला। क्लियर, ये प्रत्यय होता है। क्या होते हैं, प्रत्यय। देशज शब्द आपको पढ़ना पड़ेगा। देशज मतलब देसी भाषा वाले शब्द, है ना। आग शब्द पढ़ना पड़ेगा, रूढ़ शब्द पढ़ना पड़ेगा, यौगिक शब्द पढ़ना पड़ेगा, योग रूढ़ पढ़ना पड़ेगा। मैं एक दिन पूरी ग्रामर आपको समझा दूंगा, बहुत सरल सरल, आप खुद भी पढ़ोगे तो आपसे बन जाएगी, है ना। बर्तनी परिचय, बर्तनी शुद्ध करने के लिए आपको आएगी। अशुद्ध शब्दों को शुद्ध रूप में लिखना पड़ेगा। क्लियर, अशुद्ध शब्दों को शुद्ध रूप में लिखना पड़ेगा। एवं सुधार, बर्तनी में आपको सुधार करना पड़ेगा। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, उसी के डुप्लीकेट शब्द, जैसे चंदा, चंद्रमा, शशि, बहुत सारे नाम होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। विलोम शब्द हो गए, उल्टे शब्द, दिन का विलोम रात, है ना। इस प्रकार से अनेकार्थी शब्द, अनेक अर्थ निकलने वाले शब्द। समास शब्द, आपको समास पढ़ना पड़ेगा। समासिक शब्द, निपात शब्द भी पढ़ना पड़ेगा। मुहावरे क्रिया भी पढ़ना पड़ेगा कि मुहावरे का वाक्य में प्रयोग। आपको कोई भी एक मुहावरा दे देगा, है ना, जैसे कि आपको दे देगा हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, मुहावरा दिया है। अब इसका अर्थ क्या होगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। मतलब हाथ कंगन, अगर हाथ में कंगन है तो उसको देखने के लिए कोई आईना की जरूरत पड़ती क्या, नहीं। मतलब प्रत्यक्ष बात है, कोई घटना हुई है,
भैया बिल्कुल, वो तो प्रत्यक्ष बात है। तो प्रत्यक्ष बात को कोई साबित करना पड़ता है क्या? नहीं करना पड़ता। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता? इसका वाक्य प्रयोग कैसे करोगे? जब पुलिस ने चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया तो पुलिस के दरोगे ने कहा बेटा अब तो तू गया, हाथ कंगन को आरसी क्या, कुछ भी आप बना सकते हो, है ना। 9 2 11 होना, है ना, 9 2 11 होना। चोर को देख के पुलिस 9 2 11 हो गई, है ना कि नहीं? पुलिस को देख के चोर क्या हो गई? 9 2 11 हो गई, है ना। ऐसा है ना वाक्य, है ना। इस प्रकार से तुमको आएगा मुहावरे क्रिया। कौन सी क्रिया? मुहावरे क्रिया। कौन सी क्रिया? ये जो आपका पोर्शन है ना, ये कुल आपका 5 अंक का पूछा जाएगा और 5 नंबर के आपके विकल्प आएंगे। 5 नंबर के क्या आएंगे? विकल्प पूछे जाएंगे। 5 अंक के आपके विकल्प आएंगे। अगला पोर्शन है हमारा काव्य बोध। काव्य बोध का मतलब जो होता है आपकी जो कहानी वाले पाठ है उसकी जो ग्रामर होती है उसको हम बोलते हैं भाषा बोध, है ना। और आपके जो पोयम वाले जो पाठ होते हैं, जो कविता वाले आपके क्या होते हैं? पाठ होते हैं, उसकी जो ग्रामर होती है उसको हम बोलते हैं काव्य बोध। काव्य का मतलब होता है कविता। तो उसमें आपको क्वेश्चन आएंगे काव्य की परिभाषा बताने के लिए। काव्य किसको बोलते हैं? रसयुक्त वाक्य ही काव्य कहलाता है। बाहर चल जाओ तुम, और तुम भी पगलाई क्यों करते हो यार? रोज हरकत बिल्कुल जाती नहीं है। सीधा बैठो, बिल्कुल सीधा मुकर के बैठो, बिल्कुल कहाँ है, बिल्कुल ऐसा बैठ जाते हो। देखो काव्य की परिभाषा, काव्य की परिभाषा क्या होती है? रसयुक्त वाक्य ही काव्य कहलाता है। कैसा वाक्य? रसयुक्त वाक्य। जिससे कि एक लाइन लिखी है आपकी, क्या मैं घर जाता हूँ, उसको पढ़ने में रस नहीं आया, और भाई अगर बोल देंगे अपन बुलाती है मगर जाने का नहीं, है ना, तो उसको पढ़ने में रस आया, तो ये काव्य बन गया, मतलब कविता बन गया। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बन गई कविता। तो रसयुक्त वाक्य क्या कहलाता है? काव्य कहलाता है। मैं और समझाऊंगा आपको काव्य की परिभाषा एवं काव्य के भेद। काव्य के 2 भेद होते हैं, मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य, बहुत सारे भेद होते हैं। मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य। रस की परिभाषा, रस क्या होता है? रस की परिभाषा पढ़े हो अभी तक? रस, तो रस क्या होता है मैं बताता हूं। किसी भी कविता को पढ़ने में, परिभाषा भी याद हो जाएगी, किसी भी कविता को पढ़ने में, किसी भी कविता को पढ़ने में, किसी भी कविता को पढ़ने में पाठक या श्रोता को जो आनंद की अनुभूति होती है उसको रस कहते हैं। किसी कविता को पढ़ने में, आप गाना सुनते हो, सुनने में आनंद आता है, मज़ा आता है। आजकल गाना चल रहा है, पहले क्या चलते थे? पहले पढ़ते थे इंसान। किसी भी कविता को या किसी भी काव्य को पढ़ने में या सुनने में पाठक या श्रोता को जो आनंद की अनुभूति होती है उसको क्या बोलते हैं? रस कहते हैं। अगर भैया किसी कविता को पढ़ने में पाठक के मन में अगर प्रेम के भाव जागृत हो गए तो वहाँ पर कौन सा रस होगा? श्रृंगार रस होगा। कौन सा रस होगा? श्रृंगार रस होगा। अगर किसी काव्य को पढ़ने में पाठक को हंसी आ गई, डैडी ने सिलवा दिए 3 कोट 6 पैंट, बेटा मेरा बन गया कॉलेज स्टूडेंट, है ना, मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ और गुस्सा जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूँ, है ना। एक तो महावीर भी बोल रहा है और ऐसी छोटी मोटे कांड बात कर रहा है, तो हंसी आई, हास्य रस। अगला होता है अद्भुत रस। अद्भुत मतलब कि तुम चकरा जाओ, जैसे तुम रोड से घर जा रहे हो, स्कूल से कहाँ जा रहे हो, घर जा रहे हो, और एकदम से डायनासोर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए, घबरा जाओगे, और तेरी कहाँ का डायनासोर, डायनासोर आ गया। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पर कौन सा रस होगा तुम्हारा? अद्भुत रस। एक अचंभा मैंने देखा, जल में लग गई आग, मछली चढ़ गई पेड़ पर और भंवरा खेले फाग। एक अचंभा मैंने देखा, जल में लग गई आग। पानी में आग लगती क्या? लेकिन पानी में आग लग गई, अद्भुत है। मछली कहाँ चढ़ गई? पेड़ पर, और भंवरा खेल रहा है फाग। फाग मतलब होली खेल रहा है। कौन? भगरा, वो भंवरा। कौन? भंवरा। भंवरा खेल रहा है होली, होली मतलब फाग खेल रहा है। अब वीर रस, वीर रस की बात करूंगा। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, चमक उठी सन 57 की, बह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जोश आया अंदर? तो ये कौन सा रस है? वीर रस है। कौन सा रस है? अब एक होता है भैया रौद्र रस।
जिसको पढ़ने में आपको क्रोध आ जाए, है ना। कृष्ण के सुन बचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल जुगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वो हो गए उठकर खड़े। है ना कि नहीं, है ना। समझ में आ रहा है आपको? कौन सा रस है? रौद्र रस है, एक भयानक रस जिसको पढ़ने में बिल्कुल डर लग जाए, डर लग जाए, भयानक रस। जैसे कि एक होता है भैया कौन सा? शोक रस। एक कौन सा रस होता है आपका? शोक रस। शोक रस किसको बोलेंगे हम? जिसको पढ़ने में आपके हृदय में करुणा के भाव जाग जाए। कौन से भाव जाग जाए? करुणा के भाव जाग जाए। वहां पर कौन सा रस होता है? शोक रस। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा कर करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। मतलब सुदामा जो बचपन के मित्र थे, जब भगवान कृष्ण उनसे मिले तो उनकी दीन दशा देख करके भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरा बचपन का मित्र जिसके साथ में खेलता था आज बिल्कुल कितनी दीन दशा में बिल्कुल है, और मैं यहाँ पर राजा बन गया हूँ, और वो मतलब कि इतना दीन है ना। तो वो रोने लगे थे। कौन? भगवान कृष्ण, जो दूसरों पर करुणा करने वाले हैं। पानी से पैर नहीं धुले बल्कि आंसुओं के जल से उन्होंने क्या करे? सुदामा जी के चरण धुले थे। शोक आया इसमें, इसको पढ़ने में। कौन सा रस हो गया ये? है ना, करुण रस। करुण रस, इसका स्थायी भाव होता है शोक। इसका स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। एक होता है तुम्हारा बीभत्स रस, जिसको पढ़ने में घृणा जाए, छी। ऐसा लड़की लोग करती है नहीं, है ना, लड़की लोग करती है ना, छी, है ना, है ना, है ना। तो कौन सा रस है ये? शोक रस। कौन सा रस? वो बीभत्स रस। बीभत्स रस, इसका घृणा। जैसे देखो ना, सिर पर बैठे हो काग, सिर पर कौन बैठा है? काग मतलब कौआ, एक मृत जानवर है, उसके सिर पर कौन बैठा है? कौआ। आंख दो खात निकारत, दोनों आंखों को बिल्कुल खा करके निकाल रहा है ना। खींचत जीव ही सियार, उस जानवर की जीव को एक सियार आकर के घींच के खा रहा है। अति आनंद उर्धारत, और ऐसा करने में उन लोग को बहुत ज़्यादा क्या आ रहा है? मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है। लेकिन तुम लोग को क्या आई? तुम लोग को घृणा आई, घृणा आई, अजीब सा लगा यहाँ पर, लगा। तो कौन सा रस है यहाँ पर? बीभत्स रस है। कौन सा रस है? बीभत्स रस होता है। एक होता है वात्सल्य रस, जहाँ पर किसी छोटे से बच्चे को देख करके हमारे हृदय में बिल्कुल माँ के भाव जागृत हो जाए। समझ रहे? अपन बोलते ना, अल्ले ले ले आजा मेरा बच्चा, है ना, बोलते ना, है ना, आजा खेल लेंगे, है ना। बच्चों को खिलाते बन, है ना, गोदी में ले ले खिलाते बन मेरा, है ना, खिलाते कि नहीं खिलाते? खिलाते गोदी में लेकर, अल्ले ले 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 ले, है ना। मैं तो मैंने खिलाया नहीं अभी तक कोई बच्चे को, ऐसे बता रहा हूँ। लोबा करते ऐसे, है ना, है ना। तो भी ये वात्सल रस होता है। वात्सल रस जहाँ पर छोटे बच्चे की वर्णन किया जाता है। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तेसी बनी सिर सुंदर चोटी। धूल से सने हुए भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण माखन को खाते हैं। धूल से सने हुए हैं, पीली लंगोटी पहनी है, एक हाथ से माखन निकाल करके खा रहा है और ठुमक ठुमक करके चल रहा है। कौन? भगवान कृष्ण। कौन चल रहा है? भगवान कृष्ण। तो वात्सल्य के भाव जागृत हुए। भगवान राम है, भगवान राम छोटे से है। भगवान राम चंदा को मांगने की जिद कर रहे हैं कि पिताजी मुझे चंदा चाहिए, मुझे चंदा चाहिए। जिद कर गए बिल्कुल, मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक आप मेरे को चंदा ला के नहीं दोगे, मेरे को चंदा चाहिए। तो राजा दशरथ जी क्या करते हैं? एक पात्र लेते हैं, उसमें चंदा का छवि दिखाते हैं और राम भगवान उससे खेलने लग जाते हैं। वात्सल्य के भाव उड़े हृदय में, है ना। तो इस प्रकार से कौन सा रस होता है यहाँ पर? वात्सल्य रस होता है। कौन सा रस? वात्सल्य, है ना। जसोदा हरि पलना झुलावे, मतलब माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को पलने में क्या कर रही है? झुला रही है। कबीरदास जी बोलता है वो, तो फिर सूरदास जी क्या कहते हैं? सूरदास जी तो जन्म से अंधे थे, उनके नेत्र भी नहीं थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में इतने विलीन थे वो कि उन्होंने ऐसे ऐसे काव्य लिख डाले, कोई लिख ही नहीं सकता। कौन? सूरदास जी, है ना। और एक होता है शांत रस, जिसको पढ़ने में बिल्कुल शांत भाव जागृत हो जाए। चलती चाकी देख के
दिए कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचाना कोय। चलती हुई चाकी को देख करके कबीरदास जी रोने लगे कि जन्म मरण रूपी जो दो चक्री होती है ना, गेहूं के दाने उसमें जाते हैं साबुत और पिस करके निकल गए आते हैं। इसी प्रकार इंसान भी जन्म मरण चक्र में फंस करके पिसते हुए जाता है। एक होता है श्रृंगार रस, श्रृंगार का रस मतलब कि जहाँ पर हीरो और हीरोइन, नायक और नायिका के मिलन का वर्णन हो। कैसा वर्णन हो? मिलन का वर्णन हो। नायक और नायिका के मिलन का वर्णन हो। वहाँ पर कौन सा रस होता है? संयोग श्रृंगार। कौन सा रस होता है? और जहाँ पर नायक और नायिका के बिछड़ने का वर्णन हो। किसका वर्णन हो? बिछड़ने का वर्णन हो, है ना। तब जो काव्य लिखे जाते हैं वो कौन सा होता है? वियोग श्रृंगार। कौन सा होता है? अब संयोग श्रृंगार में क्या होता है? संयोग श्रृंगार आजकल के गाने लिख के मत जाना संयोग श्रृंगार में कि हम तेरे बिना, है ना, ये गाने लिखना, पुराने वाले गाने। देखो जैसे कि देखो संयोग श्रृंगार का एग्जाम्पल क्या है? देखो, राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, याते सबे सुधी भूल गई, कर टेक रही पलटारत नाई। क्या हुआ था? रावण ने माता सीता का हरण करके ले गया था और माता सीता कहाँ पर थी? लंका में थी। उतने में क्या हुआ? हनुमान जी ने एक छलांग लगा करके 7 समुंदर लांग गए और जा करके वो झाड़ के ऊपर बैठ गए और उन्होंने कहा कि माता सीता मैं भगवान श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। अब सोच के देखो, अगर तुम कहीं विदेश में हो, तुम किसी ने किडनैप करके ले गया, है ना, और तुम बिल्कुल, तुम्हारे आसपास सिर्फ राक्षस लोग घूम रहे हैं और तुम चुपचाप वहाँ पर बैठे हुए हो, और उतने में ही तुमको पता चले कि भैया मेरा जो प्रियतम है, जो मेरे है वो, है ना, मेरे स्वामी जी जो है ना, उन्होंने संदेश लेकर के आए। क्या लेकर के आए हैं? तो खुश हो जाओगे ना बिल्कुल, है ना। तो बेसिकली जब हनुमान जी जब दूत बन के गए, हनुमान जी क्या बन के गए? दूत बन के गए, और उन्होंने माता सीता को अंगूठी दी, और माता सीता ने जैसी अंगूठी में देखा और अंगूठी में उनको भगवान रामचंद्र जी की, राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, कंगन का जो नग था, अंगूठी का जो नग था, उस पर जब उन्होंने भगवान राम की जब छवि देखी तो याते सबे सुधी भूल गई, सब कुछ भूल गई, है ना, और मिलन का वर्णन हो गया। माता, है ना, माता सीता जो थी भगवान राम से बिल्कुल करीब हो गई, है ना, याद आ गई उनको उनकी। तो संयोग का वर्णन हुआ यहाँ पर। कौन सा वर्णन हुआ? संयोग का। इसका एक अर्थ इसलिए भी लिया जाता है कि जब भगवान रामचंद्र जी कहाँ गए थे? जब भगवान रामचंद्र जी भैया धनुष तोड़ने के लिए, माता सीता से विवाह करने के लिए कहाँ पर गए थे? अयोध्या, जनकपुरी गए थे। कहाँ गए थे? जनकपुरी गए थे। तो वहाँ पर क्या हुआ था? प्रथम बार में संयोग श्रृंगार की बात कर रहा हूँ। प्रथम बार में क्या हुआ था? वहाँ पर बगीचा था, और बगीचा में जैसे ही भगवान राम ने माता सीता को जब पहली बार, है ना, तो वहाँ पर कौन सा रस था? संयोग श्रृंगार रस था। अब एक है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार मीराबाई जो थी, मीराबाई अभी कलयुग में जन्म ली उन्होंने, है ना, और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने प्रेमी के रूप में देखा। मीराबाई ने, किसने? मीराबाई ने। मीराबाई की जितनी भी रचनाएं हैं, हेरी में तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने कोई, हेरी में तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने कोई। मीराबाई कहती कि मैं भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की दीवानी हो गई हूँ, कोई भी मेरा दर्द नहीं जान सकता। बिछड़ने का वर्णन हो रहा है। कौन सा रस होता है यहाँ पर? वियोग श्रृंगार। इस प्रकार आपको पूरे रस याद करना पड़ेगा, उनके परिभाषा याद करना पड़ेगा, उसके अंग याद करना पड़ेगा, सब कुछ याद करना पड़ेगा। एक दिन पढ़ाऊंगा, मजा आएगा, है ना, लिखवा भी दूंगा। रस की परिभाषा। अगला रस के अंग। रस के 4 अंग होते: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। और उदाहरण, अलंकार पढ़ना पड़ेगा। अलंकार क्या होते? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहते। अनुप्रास अलंकार, जहाँ पर एक ही शब्द बार बार आता है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में। यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, है ना। यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार का मतलब होता है जहाँ पर किसी की तुलना की जाए, है ना। जैसे कि राधा मुख चंद्र सो सुंदर, राधा जी का जो चेहरा है, राधा जी का जो क्या है? चेहरा है, चंद्रमा के समान क्या है? सुंदर है। तो राधा जी के चेहरे की तुलना किससे की गई है? चंद्रमा से की गई है। किससे की गई है? चंद्रमा से की गई है। तुलना की जा रही है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। मैं तुम्हारी तुलना कैसे करता हूँ? जो पढ़ते नहीं उनकी तुलना मैं गधे से करता हूँ, है ना। तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है ना। है ना।
उत्प्रेक्षा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। छंद की परिभाषा, छंद मात्रिक छंद, वाणिक छंद, दोहा, दोहा जो दो लाइन के दोहे लिखे होते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी देहिक देविक भौतिक, है ना। चौपाई, चौपाई भी आपको लिखना पड़ेगा। तो ये आपका जो काव्य बोध वाला जो पोर्शन है, ये आप इसमें, ये जो है इसमें आपको 5 विकल्प आएंगे। विकल्प कितने आएंगे? 5 आपके विकल्प आएंगे, 5 आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे। एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। एक क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा? 2 नंबर का। और एक क्वेश्चन आएगा आपका 3 नंबर का। एक क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा? 3 नंबर का आपका पेपर में पूछा जाएगा। एक प्रश्न आपका 3 नंबर का पूछा जाएगा। इसके बाद आपका है पदखंड। पदखंड का मतलब क्या होता है समझ लो। पद का मतलब होता है आपकी जो किताब है, किताब में जो पोयम लिखी होती है ना, पोयम वाले जो पाठ होते हैं उसको हम बोलते हैं पदखंड। पोयम वाले पाठ को हम क्या बोलते हैं? पदखंड। तो पोयम वाले आपके जितने भी पाठ है, आपके जितना भी पदखंड है, उसमें आपको पद साहित्य का विकास, पद साहित्य का विकास किस प्रकार से हुआ, आदिकाल, वीरगाथा काल, है ना। उसके बाद किस प्रकार से हिंदी साहित्य का विकास हुआ, कौन कौन से पुराने कवि थे, वो पूरा पढ़ना पड़ेगा। फिर कवि परिचय, आपके जो पाठ के जो पदखंड वाले जो पाठ है उसको में जो कवि, जिन कवि ने उस पाठ को लिखे हैं, उन कवि का आपको परिचय लिखने के लिए आएगा। मैं लिखवा दूंगा आप लोग को, आप भी याद कर लेना। उनकी 2 रचनाएं लिखने के लिए आएगी, भाव पक्ष लिखने के लिए आएगा, कला पक्ष लिखने के लिए आएगा, और साहित्य में स्थान भी लिखने के लिए आएगा। व्याख्या, व्याख्या का मतलब होता है आपको पोयम की 3-4 लाइन उठा करके दे देगा, और उसके आपको सबसे पहले संदर्भ लिखना पड़ेगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के रतिका के इस फलाने पाठ से लिया गया है, इसके रचयिता ये कवि है। प्रसंग लिखना पड़ेगा और उसका आपको अर्थ भी लिखना पड़ेगा। सौंदर्य बोध, भाव एवं विषय पर आधारित प्रश्न, आपके जो पोयम वाले जो पाठ है, जो आपके पद वाले जो पाठ है, उसके जो प्रश्न उत्तर आपके किताब के पीछे दिए गए होते हैं, उसमें से भी आपको क्या पूछे जाएंगे? प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये आपकी जो पूरी बुक है ना, हिंदी की जो बुक है, हिंदी की बुक में पर आधारित होगी। तो ये पूरी आपकी 27 नंबर की इकाई होती है। अब देखो क्या क्या आएगा इसमें से। आपको 5 नंबर के विकल्प आएंगे, फिर 5 प्रश्न आएंगे 2-2 नंबर के। मतलब कि आपकी किताब के जितने भी अति लघुत्तरी वाले क्वेश्चन जो है, जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना अति लघुत्तरी वाले, पूरे याद कर लेना। क्योंकि 5 प्रश्न कितने नंबर के आएंगे? आपके 2-2 अंक के आएंगे। ढंग से याद करोगे 3 घंटे में पूरे याद करके जाएंगे, है ना, अति लघुत्तरी वाले। फिर 3 प्रश्न आपके 4-4 नंबर के आएंगे। 3 प्रश्न में से एक प्रश्न आपका रहेगा कवि परिचय का, वो कितने नंबर का रहेगा? 4 नंबर का। एक प्रश्न रहेगा आपका कौन सा? संदर्भ प्रसंग अर्थ का, वो भी कितने नंबर का आएगा? 4 नंबर का आएगा। और एक क्वेश्चन आपका और रहेगा, वो भी कितने नंबर का आएगा आपका? एक क्वेश्चन रहेगा पद साहित्य का विकास में से, वो कितने नंबर का आएगा आपका? 4 नंबर का आपको बन करके आएगा। क्लियर है? अब अगला होता है आपका भैया निबंध। निबंध आएगा, निबंध आपको लिखने के लिए आएगा 7 नंबर का। निबंध कितने नंबर का आएगा? 7 नंबर का। 4 निबंध दिए रहेंगे, 4 में से कोई एक निबंध करना पड़ेगा, कम से कम 3 से 4 पेज में लिखना पड़ेगा। विज्ञान के चमत्कार वाला अच्छे से तैयार कर लेना, वो हर साल आता है, और भी पढ़ करके चले जाना। और रूपरेखा, आपको 3 नंबर की रूपरेखा आएगी, मतलब कि आपको निबंध की सिर्फ रूपरेखा लिखना पड़ेगा, बाकी उसका और कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, है ना। एक पेज में खाली सिर्फ के लिखना पड़ेगा रूपरेखा, लेकिन उस निबंध की रूपरेखा लिखना पड़ेगा जो कि आपने मेन निबंध में हल नहीं कर रहे हो। क्लियर है? तो 7 नंबर का आपका निबंध और 3 नंबर की हो गई रूपरेखा। कुल कितने नंबर का हो गया आपका? 10 नंबर का। कुल कितने नंबर का हो गया? 10 नंबर का हो गया। क्लियर है? कुल कितने नंबर का हो गया आपका? 10 नंबर का आपका हो गया। इसके बाद आपको क्या आएगा यहां पर? देखो, इसके बाद यहां पर आपको अब गद्यखंड। गद्यखंड मतलब जो होता है कि आपकी जो बुक है ना, उसमें जो आपके कहानी वाले पाठ है, कौन से पाठ है? कहानी वाले पाठ है, उसको अपन क्या बोलते हैं? गद्यखंड बोलते हैं। गद्यखंड में क्या आएगा? गद्य की विविध विधाएं। गद्य की विधाएं, गद्य की विधाएं मतलब नाटक किसे कहते हैं, एकांकी किसे कहते हैं, आत्मकथा किसे कहते हैं। ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं गद्य की विधाएं वाले। निबंध क्या होता है? निबंध की विशेषताएं लिखिए, प्रमुख निबंधकारों के नाम लिखिए, इसको हम बोलेंगे गद्य की विधाएं। आपकी गाइड में पोर्शन दिया रहेगा गद्य की विधाएं, आप परीक्षा देने गाइड से उससे पढ़ सकते हो। लेखक परिचय, आपको जो कहानी वाले पाठ है उसको जिस लेखक ने लिखा है उस लेखक का पूरा जीवन परिचय, है ना, उसके आपको 2 रचनाएं लिखना पड़ेगा, 4 नंबर का आएगा, है ना। भाषा और शैली लिखना पड़ेगा। साहित्य में स्थान, साहित्य में स्थान सब में एक जैसा लिखना है। मान चलो कि कोई लेखक का आ गया हजारी प्रसाद द्विवेदी,
तो जब तक गंगा की धवल धारा इस धरा पर प्रवाहित होते रहेगी तब तक हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्थान साहित्य में सबसे ऊंचा रहेगा। इतना लिख के जाना, नाम बस चेंज करते जाना, बाकी सब में वही चिपका देना। लेखक परिचय कितने नंबर का आएगा? 4 नंबर का आएगा। व्याख्या मतलब गद्य की आपको 4 लाइन दे देगा, उसका संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करने के लिए आएगी गद्य की भी। इसके बाद आपको जो गद्य वाले जो पाठ है, गद्य वाले आपको जो क्या है पाठ है, उस पर आधारित आपके क्वेश्चन पूछे आएंगे कि क्या आपके जो अभ्यास के जो क्वेश्चन होते हैं ना गद्य वाले, वो आपको पूछे जाएंगे। 5 विकल्प आएंगे। विकल्प कितने आएंगे आपको? 5 आपको विकल्प आएंगे। 3 प्रश्न आपके 2 नंबर के बनेंगे। 3 क्वेश्चन कितने नंबर के बनेंगे? 2-2 नंबर वाले बनेंगे। मतलब बुक के पीछे के पूरे 2-2 नंबर वाले याद करना है। और 3 प्रश्न आपके 4 नंबर के बनेंगे। एक लेखक परिचय वाला क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा, एक आएगा भैया आपका गद्य की विधाय वाला क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा, और एक कौन सा आएगा तुम्हारा, है ना, और एक संदर्भ प्रसंग अर्थ भी कितने नंबर का आएगा? 4 नंबर का आएगा। इस प्रकार आपका हिंदी का पूरा ब्लूप्रिंट कवर हो जाता है। अब आपको जो जो इकाई छोड़ी गई है वो इकाई के बारे में आपको कल बता दूंगा। मेरे को याद दिलवा देना जो जो चीज़ें नहीं पढ़ना है ना, तो कोरोना वायरस चलते आपका सिलेबस कम किया गया है, अभी टाइम हो गया है, इसलिए वो मैं आपको कल बताऊंगा, है ना। और कल दूसरे विषय का ब्लूप्रिंट अपन पढ़ेंगे।